जय श्री राम दोस्तों। आज हम एक बहुत विशेष कुंडली की चर्चा करने वाले हैं और उस कुंडली में आप देखेंगे किस प्रकार बहुत सारे योग हैं और दुर्योग भी हैं और बहुत साधारण दिखती है वो कुंडली, लेकिन बहुत सारी विशेषताएं हैं उसके अंदर। तो एक एक करके हम सारे पहलुओं को टटोलेंगे और सारी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कुंडली है श्रीमती किरण बेदी जी की और वो सब जानते हैं कि हर भारतीय की वो प्रेरणा स्रोत रही हैं और जीवन में बहुत ज़्यादा उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं और कुछ ऐसे उतार चढ़ाव हैं जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो। तो सबसे पहले हम उनकी कुंडली की चर्चा करें, उससे पहले कुछ विशेषताएं उनके जीवन में जो रहीं, जो विशेष घटनाएं घटी, उनके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि कुंडली अध्ययन में वो सारी चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। सबसे पहला जो पॉइंट आपको नोट करना है इसके अंदर, वो नोट करना है कि महज 9 साल की उम्र से मैम लॉन टेनिस खेला करती थी और वो कोई साधारण प्लेयर नहीं थी, वो नेशनल चैंपियन थी। जी हाँ, 2 बार उन्होंने चैंपियनशिप जीती है, 1966 और 1972। 2 बार वो इंडिया की जूनियर लॉन टेनिस चैंपियनशिप में फर्स्ट प्लेस पे रही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लॉन टेनिस के दौरान ही उनकी मित्रता हुई थी ब्रिज बेदी जी से, जो उनसे 10 साल उम्र में बड़े थे। नोट करने वाली बात है, 10 साल उम्र में बड़े थे और उनसे फिर उनका विवाह संपन्न हुआ। 1972 मतलब 1972 में उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विसेज मतलब आईपीएस ज्वाइन किया और उसके बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई सारी ऐसी चीज़ें घटी जो बाद में उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा। वो क्या था वो बताता हूँ मैं आपको। शादी के कुछ ही सालों के बाद उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई और पुत्री की प्राप्ति में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि किरण बेदी जी के जो मम्मी पापा थे वो बेटी से मतलब ब्रिज बेदी जी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने देते थे, जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स रही हों। उसके कारण ब्रिज बेदी जी ने किरण बेदी जी को छोड़ करके दूसरी जगह रहना स्वीकार कर लिया। जी हाँ, और वहीं रहे। लेकिन पॉइंट एक और नोट करने वाला है, उनका तलाक नहीं हुआ। जी हाँ, उन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया। हालांकि उन्होंने जब एक इंटरव्यू दिया है तो उसमें कहा था कि कई बार किरण बेदी जी की तरफ से मतलब उनके परिवार वालों की तरफ से वो आया, प्रपोजल आया कि अब दूर रह रहे तो डाइवोर्स ही ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं डाइवोर्स नहीं ले सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे मेरी बेटी के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो ये मैं नहीं कर सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि एक बार तो किरण जी ने खुद कहा था कि आप मुझसे तलाक ले लें, डाइवोर्स ले लें, लेकिन मैंने नहीं लिया। और किरण जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मेरे भगवान हैं। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि वो बहुत शिद्दत के साथ किरण जी के साथ में रहते थे। जब वो ड्यूटी जाती थी तो उनके जूतों में पॉलिश भी करते थे। जब वो लौट के आती थी तो उनके पैर भी दबाते थे। उनके मेल ईगो उनके अंदर नहीं था कि मैं मतलब पुरुष हूँ, वो महिला है तो मैं ये सब नहीं कर सकता। वो दोनों बहुत अच्छी मित्रता के साथ और बहुत अच्छे प्रेम संबंध के साथ वो लोग रहते थे। लेकिन क्या ऐसी ग्रहस्थितियाँ हुई जिनसे उनके जीवन में ये ऐसे दिन आए जिनमें उन्हें अलग अलग रहना पड़ा? 2007 में मैडम ने डीजी पद से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। 2015 में उन्होंने दिल्ली इलेक्शंस लड़े भाजपा की तरफ से और भाजपा का वो मुख्यमंत्री चेहरा थी। और जब वो इलेक्शंस हारे तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये मेरी वजह से, मतलब मैं इसकी पूरी वो लेती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, और उन्होंने उस पद का त्याग कर दिया। 2016 से लेकर के 2021 तक वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहीं, एलजी रहीं पुदुचेरी में। तो ये उनकी कुछ जर्नी थी। और इसमें एक खास बात और घटी, वो थी 31 जनवरी 2016 को श्री ब्रिज बेदी जी का देहांत हो गया। और जब उनका जो मतलब लास्ट जो नोट मैडम ने पब्लिश करवाया उसमें लिखा था कि व्यक्ति भगवान था और मेरी कुछ गलतियां नहीं, कुछ मजबूरियां नहीं, जिससे हम वो रिश्ता नहीं निभा पाए जो हमें रिश्ता निभाना चाहिए था। तो ये कुछ जीवन की घटनाएं हैं जो हम सबको प्रेरणा भी देती हैं और हम सबको ये बताती हैं कि कभी लाइफ में हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं या मजबूरियां, गृह स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जो बहुत ही कठिन निर्णय हम जीवन में लेते हैं। तो आइए हम अपनी मैडम की जन्म कुंडली को अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ये घटनाएं उनके साथ क्यों घटी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मैडम की कुंडली है बहुत साधारण दिखती है। ये लग्न चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो देखेंगे केतुदेव लग्न में बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये जो कुंडली है ये कन्या लग्न की है, ठीक है। केतु लग्न में बैठे हैं और राहु देव बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। तो पहली चीज यहां से आप एक समझिए कि जिस जगह राहु बैठते हैं और जिस जगह केतु बैठते हैं, आपकी पूरी जिंदगी
कोई भी व्यक्ति हो, उसकी पूरी ज़िंदगी उसी एक्सेस पे डोलती रहती है, क्योंकि केतु को ऐसे चीज़ों का कारक कहा गया है जो चीज़ें आप पुराने ज़माने में या पुराने जन्मों में भोग चुके हैं, और राहु अतृप्त जो आपकी वो थी, इच्छाएं थी, वो इस जन्म में भोगने के लिए आप आए हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि उनकी पूरी ज़िंदगी मैं, सेल्फ, फर्स्ट हाउस एंड सेवंथ हाउस, पति या जो आपका स्पाउस होते हैं, उनके बीच में उनकी ज़िंदगी प्रोमिनेंटली मूव करती रही। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ से ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो आप देखेंगे वो है सेवंथ हाउस लॉर्ड जो बनते हैं गुरु बृहस्पति। वो जाकर कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं पंचम भाव में। जी हाँ, पंचम भाव में बैठे हैं। तो ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं प्रेम विवाह, वही विवाह हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जुपिटर या गुरु बृहस्पति नीच के हो गए। ठीक है, तो इसका प्रभाव भी उन्हें जीवन में देखने को मिला। इस कुंडली में आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप पहली बार इस कुंडली को देखेंगे तो आपको लगेगा इस कुंडली में कुछ खास है ही नहीं, कोई महापुरुष योग नहीं है, कोई बहुत भयंकर अच्छी युतियां भी नहीं बन रही हैं। आप देखेंगे जाकर के केतु लगन में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में नीच के चंद्रमा हैं, पंचम में नीच के गुरु हैं, सप्तम में राहु हैं, नवम भाव में मंगल हैं, सूर्य हैं। मंगल अष्टमेश बनते हैं, सूर्य द्वादशेश बनते हैं, और मरकरी हैं जो उसको लग्नेश बनते हैं। ठीक है, और जो वीनस हैं, शुक्र हैं, वो 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत साधारण लगने वाली कुंडली है जो प्राइमा फेसी आपको देखने में मिलती है, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं। बहुत विशेष कुंडली है ये। अगर आप उसका थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक लेंस लगा के देखते हैं तो वो बताता हूं कैसे। सबसे पहले इस पर नज़र डालिए आप कि जो मैडम की कुंडली है उसमें लग्न की डिग्री क्या है। लग्न की डिग्री है 20 डिग्री 42 मिनट, राइट। लग्न बहुत मजबूत है। दूसरी बात, जो लग्नेश हैं मरकरी, वो कितने पे हैं? वो हैं 17 डिग्री 2 मिनट पे। तो लग्न और लग्नेश दोनों बहुत बली हुए। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए आपको कि अगर आपकी कुंडली में कितने भी ग्रह योग, कितने भी अच्छे योग लगे हों, महापुरुष योग ही 2-4 क्यों ना लगे हों, अगर लग्न और लग्नेश दोनों बली नहीं हैं तो उनका असली फल आप नहीं भोग सकते। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरी एक बहुत खास बात है, मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि आईपीएस, आईएएस जैसी जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए आपकी कुंडली में, जी हाँ, आपकी कुंडली में क्या होना चाहिए? आपकी कुंडली में उच्च के ग्रह हों या नीच के ग्रह हों या वक्री ग्रह हों या अस्त या कंबस्टेड ग्रह हों। जितने ज़्यादा नॉर्मल कुंडलियां होंगी, ये सब नहीं होगा, नॉर्मल ग्रह होंगे, उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि कुंडली जीवन भी उसका साधारण ही चलेगा। मैडम की कुंडली में देखिए आप, मरकरी रेट्रो भी है और कंबस्टेड भी है, जुपिटर रेट्रो है, मून चंद्रमा स्कॉर्पियो वृश्चिक लगन में, वृश्चिक राशि में नीच का है, उसके बाद जुपिटर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में नीच के हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो इससे ही पता चलता है कि कुंडली बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसमें इतनी सारी स्पेशल प्लैनेट्स हैं, तो कुछ ना कुछ मजेदार तो जीवन में घटेगा, अच्छा है बुरा होगा जरूर। अब इसमें मैं आपको एक और सूत्र बताता हूं कि मैडम एक आईपीएस ऑफिसर ही क्यों बनी। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि दसम भाव का संबंध अगर सूर्य, मंगल, गुरु और शनि इन प्लैनेट से बनता है, स्पेशली सूर्य से, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, मंगल पुलिस का कारक है, जुपिटर शुभता लाते हैं, पुराने जन्मों के पुण्य कर्म को दिखाते हैं, और शनिदेव जनता के कारक हैं, वो भी पुनर्जन्म के कर्मों को दिखाते हैं। यहां पर पहली चीज आप नोट करिए कि मंगल कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं। जी हां, कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, तो यहां पर मंगल का सीधा सीधा संबंध बना सूर्य के साथ। और सूर्य को देखिए, ये मृगशिरा में बैठे हुए हैं। यहां मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो सूर्य और मंगल ने आपस में परस्पर नक्षत्र परिवर्तन किया है। और जब नक्षत्र परिवर्तन करे कोई भी ग्रह, बहुत पावरफुल रिजल्ट देता है। तो सूर्य और मंगल दोनों ही आईपीएस में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लैनेट्स माने जाते हैं। अगर आपको बंदा आईपीएस बनता है तो आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में, किसी भी आईपीएस की कुंडली में, ये दोनों प्लैनेट्स बहुत प्रोमिनेंटली होते हैं। तो यहाँ पर दोनों का संबंध दिखता है। अब हम चार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से परिस्थितियाँ आईपीएस बनने की बनी हुई हैं। हम दिखाते हैं आपको चंद्र कुंडली। जी हाँ, चंद्र कुंडली इसलिए क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और जो दशाएं होती हैं वो यूजुअली हम किससे देखते हैं? चंद्रमा किस नक्षत्र में हैं जिस दिन आप पैदा हुए, वहां से आपकी विंशोत्तरी महादशा शुरू होती है। तो इसीलिए हम इनकी चंद्र कुंडली का अभी अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप दशम भाव में राशि किसकी बनी? दशम भाव में राशि बनी सूर्य की।
जी हाँ, सिंह राशि बनी हुई है, उसमें बैठा कौन है? उसमें बैठे हैं शनिदेव। तो सूर्य और शनि का संबंध यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए, जो सूर्य हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्य बैठे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य जाकर बैठ गए किसके साथ? मंगल के साथ। तो मंगल और सूर्य आपस में कनेक्ट हो गए। कहाँ पर? मून चार्ट में। ठीक है। उसके बाद देखिए, गुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ रही है। गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है सन और मार्स पे। तो उन्होंने और रिलेशन में शुभता ला दी। और एक खास बात देखिए, इसमें खास बात यह है कि सन और मंगल, इन दोनों के ऊपर शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। और गुरुदेव कहां से कनेक्ट होते हैं? गुरुदेव कनेक्ट होते हैं 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह कौन है? सैटर्न। तो उस सैटर्न, जो सैटर्न है ना, उसके घर में कौन बैठा है जाकर के? उसके घर में बैठे गुरु बृहस्पति मकर राशि में। ठीक है। तो जो जुपिटर है उनके डिस्पोजिटर भी कौन है? सैटर्न है। इसीलिए चारों के चारों ग्रह आपस में कनेक्टेड हैं। और यही एक कारण रहा कि मैडम की एक आईपीएस बनी और देश में काफ़ी पहली आईपीएस रही और देश में काफ़ी नाम रोशन किया और काफ़ी चर्चा में रहीं। और क्योंकि 10वां भाव बहुत मजबूत है, क्योंकि जहाँ शनि बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में और विदेशों में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी मैडम ने काम किया, तो वहाँ पर जाकर के प्रसिद्धियाँ पाई। अब इसी कुंडली में एक जरा सी नज़र मार लेते हैं सप्तम भाव पे। जी हाँ, सप्तम भाव इसलिए क्योंकि इनकी लाइफ में मैरिज वाला जो पार्ट था ना, वो भी बहुत विशेष रहा और बहुत मतलब विचारणीय रहा। उसमें देखिए जरा क्या हालत है। उसमें हालत ये है कि सन और मंगल, जी हाँ, सूर्य और मंगल दो पापी ग्रह बैठे हैं वहाँ पे। दोनों को पापी नहीं, क्रूर कहा जाता है, बट ये नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, इसलिए यहाँ पर उसी श्रेणी में रखेंगे इनको हम। तो दो पाप वाले ग्रह यहाँ बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ये जो भाव है, ये कैसा भाव है? इस पर शनिदेव की विच्छेदात्मक दृष्टि भी है। और एक बात खास नोट करिए, केतुदेव, जी हां, केतुदेव की भी यहां पर 9वीं दृष्टि है। तो ये भाव पूरी तरीके से जितने भी पापी ग्रहों का टोला होता है सबके प्रभाव में है ये। ठीक है। और गुरुदेव के ऊपर जो इस भाव के दाम्पत्य के कारक होते हैं, स्पेशली स्त्रियों की कुंडलियों में, तो वहां पर उनके ऊपर भी केतुदेव की दृष्टि है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इनका भाव, और जो इसके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, वो जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए जाकर के। ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामियों का आपस में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है, ठीक है, वो अष्टम में बैठ गया है और अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में बैठ गया है। तो ये योग शादी की दृष्टि अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जो अष्टम भाव होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, और सप्तम भाव दाम्पत्य में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए यहाँ पर ये दुर्योग है। अब एक नज़र डालते हैं D9 चार्ट के ऊपर, क्योंकि बिना D9 के चार्ट के हम देखे हुए असली मज़ा तो आएगा ही नहीं। अब D9 चार्ट देखिए, कितना खूबसूरत चार्ट है मैडम का। पहली बात देखिए आप गौर से, सन कहाँ बैठे हैं? 2nd हाउस में। किस राशि में? सिंह राशि के। खुद की राशि के सूर्य हैं, पहला पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव देखिए आप, जुपिटर कहाँ बैठे हैं? 9वें भाव में। जी हाँ, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा कारक ग्रह माने जाते हैं। और किस राशि में? मीन राशि में, जो उनकी खुद की राशि होती है। तीसरी बात, बहुत खास, बहुत दिलचस्प बात जो है वो है 12th हाउस। जी हाँ, 12th हाउस में कौन बैठा है? 12th हाउस में बैठे हैं मरकरी। जी हाँ, बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं और उस राशि में बैठ करके वो 12th हाउस को बल प्रदान कर रहे हैं। और छठे भाव पे भी आप नजर डालिए तो छठे भाव में आपको वीनस दिखाई दे जाएंगे। वीनस शुक्र धनु राशि में बहुत बेजोड़ असर देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। शनि की राशि में इतना अच्छा रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता जितना शत्रु की राशि में, गुरु बृहस्पति की राशि में उन्हें मिलता है। इसीलिए आपको याद होगा, गुरु बृहस्पति की राशि मीन में, शुक्र उच्च के होते हैं, यहाँ भी उच्च से कम फल नहीं देते हैं। तो इस प्रकार आप देखें कि नवमांश कुंडली बहुत पावरफुल है, लेकिन एक बहुत बड़ी विशेषता आपको यहाँ दिखाई देने को मिल जाएगी, वो ये है केंद्र खाली है। केंद्र के घरों में कोई भी ग्रह नहीं है। तो जो पंच महापुरुष योग हैं, अगर ये कोई भी ग्रह होते तो इसमें हमें हंस महापुरुष योग देखने को मिलता, क्योंकि गुरु मीन में बैठे हैं। भद्र महापुरुष योग देखने को मिलता, क्योंकि बुध मिथुन में बैठे हैं, और सूर्य का भी राजयोग मिलता, लेकिन वो सब यहाँ नहीं मिला। अच्छी बात यह है कि जो इस D9 चार्ट के जो लॉर्ड बनते हैं, कर्क लग्न की कुंडली है ये, तो चंद्रमा वो सूर्य के साथ ही बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में भी है, और उन्हीं के जो
सूर्य की जो मेन राशि है, उनकी खुद की राशि, उसी के साथ बैठे हुए हैं, तो हम नवमांश को भी मजबूत ही मानेंगे। अब हम बात करते हैं षटबल की। षटबल में देखिए जाकर के आप, तो आपको पता चलेगा कि सूर्य सबसे बली ग्रह हैं, उसके बाद आते हैं वीनस, फिर आते हैं जुपिटर, और सबसे कमज़ोर ग्रह की बात करें तो वो है चंद्रमा। जी हाँ, आप सोचिए कि मैडम के ऊपर कितने प्रेशर रहते होंगे, ठीक है, चाहे वो शादी के बाद आईपीएस का डिसीजन लेना हो, ठीक है, चाहे अपने बच्चे होने के बाद पति से दूर रहना हो जिससे वो इतना प्यार करती हैं, तो ये सब डिसीजंस उनके मन को कितना चोट पहुंचाते होंगे, ये आपको षटबल में देखने को मिलता है। दूसरी खास बात जो देखेंगे इसमें भाव बल में, उसमें 12th हाउस बहुत ज़्यादा बली है, सबसे बली भाव 12th हाउस है। 12th हाउस व्यय को दिखाता है, ठीक है, और जिस व्यक्ति का 12th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है उसके जीवन में अकस्मात व्यय या लॉसेस होते रहते हैं, चाहे वो किसी परिवारजन को खोने का हो या सडन लॉसेस का हो, तो ये भाव भी मैडम का सबसे बली है जो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा पहुंचाता रहा। दूसरी बात, खास बात देखिए, जो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट बली भाव है, वो बली भाव कौन सा है? वो बली भाव है 9th हाउस। जी हाँ, 9th हाउस बली होने की वजह से ही मैडम को भाग्य का सपोर्ट भी पूरा मिलता रहा। मैडम फर्स्ट, आप जब बच्चा थी तो उन्होंने जूनियर चैम्पियनशिप जीती, उसके बाद आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, जो बिना भाग्य के ये सब चीज़ें भी पॉसिबल नहीं हो पाती, और अभी रिसेंटली वो एलजी पद से रिटायर हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से, तो ये सब भाग्य के बदौलत ही मिला। तो यहाँ पे देखने को साफ साफ मिल जाता है कि भाव बल मैडम का बहुत बली रहा। लगे हाँ, D10 चार्ट पे भी हम नज़र मार लेते हैं। D10 चार्ट देखेंगे, वृश्चिक लग्न का ही चार्ट बना है मैडम का, वृश्चिक लग्न का चार्ट बना है। अच्छा, इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, D9 चार्ट अगर आप गौर से देखेंगे तो D9 चार्ट में जो चंद्रमा है, ठीक है, वो D1 चार्ट में 9th हाउस के लॉर्ड थे, राइट। तो 9th हाउस के लॉर्ड मतलब भाग्य का ही उनको नवांश मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए, जिसका मैडम का लग्न का चार्ट है वही दशमांश चार्ट है, तो ये भी वर्गोत्तम बोला जाता है। अगर D1 D9 में हो तो यहाँ भी इसको वर्गोत्तम श्रेणी में लिया जाएगा। जब हम स्टडी कर रहे हैं D10 की, इसीलिए इनका जो जीवन रहा, प्रोफेशनल लाइफ रही, बहुत अच्छा रहा। ये कैसा रहा? जुपिटर ही लग्न में बैठे हुए हैं, और जुपिटर लग्न में होने के बाद लग्नेश जो मंगल बनते हैं उन पे पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सैटर्न शनिदेव हैं, उच्च के होकर के 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ बनती हैं, वो सारी सारी परिस्थितियाँ आदमी को एक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा करने को देती हैं। आप खास बात इसमें नोट करेंगे, D10 चार्ट जो अभी आप देख रहे हैं उसमें शनि उच्च के बैठे हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? शनि उच्च के बैठे हैं जाकर के 12th हाउस में। 12th हाउस है जेल का भाव। जी हाँ, तो मैडम ने जेल में कई दिनों तक काम किया, ठीक है, और कई सारे वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेके आई, कई सारे चेंजेस भी करवाए, जिसकी वजह से मैडम को कई सारे पुरस्कार भी प्रदान हुए। अब बात कर लेते हैं मैडम की कुछ दशाओं की। जो मैडम की दशा थी 1972 में, तो दशा में आप देखेंगे 1972 में जो मैडम की दशा थी वो मरकरी वीनस सैटर्न की दशा थी, ठीक है। मरकरी वीनस सैटर्न की दशा का मतलब हुआ कि अगर लग्न चार्ट देखेंगे आप तो मरकरी जो बनते हैं वो लग्नेश बनते हैं, वीनस भाग्येश बनते हैं, और सैटर्न बनते हैं 6th हाउस लॉर्ड। जी हाँ, मैंने आपको बताया था 6th हाउस की लॉर्ड की दशा में अगर कोई व्यक्ति कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता है तो निश्चित रूप से उसको क्लियर कर लेता है। और यहाँ तो मैडम की लग्नेश की महादशा चल रही है, भाग्येश की अंतरदशा चल रही है, और शस्त्रेश की प्रत्यंतर मिल गई जो उनके मित्र हैं, इसीलिए आईपीएस एग्जाम उनका क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं 2015 की, जब मैडम ने अपना ये जो बीजेपी इलेक्शन था वो मैडम हार गई थी। तो उस समय आप देखेंगे 2015 में तो सन के अंदर मरकरी चल रहे हैं। अब इस कुंडली की खास बात क्या है कि लग्न कुंडली में जो सन है, सूर्य हैं, वो द्वादशेश बनते हैं, 12th हाउस लॉर्ड बनते हैं। मैंने बताया 12th हाउस लॉर्ड मैडम का वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सन भी स्ट्रांग है और 12th हाउस भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो व्यय का भाव है। तो उस फेज़ में बहुत ज़्यादा इनको सफलता नहीं मिली, और अगर आप देखेंगे तो पूरा जो फेज़ था इनका, सन की जो पूरी महादशा थी वो दुख में ही बीती, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैडम के साथ में उन्होंने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट के बाद जो स्टार्टिंग की पॉलिटिक्स थी वो रही, उसके बाद उनके पति का देहांत हुआ, वो भी सन की महादशा में हुआ, तो काफ़ी लॉसेस रहे मैडम को। तो हम इस कुंडली से ये देख सकते हैं कि कैसे कैसे इवेंट्स एक व्यक्ति की जीवन में होते हैं और घटित होते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से हम कुंडली का अध्ययन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं अध्ययन करने के लिए, और इसीलिए कई लोग मुझसे बोलते हैं कि संतोष भाई आप कुंडली हमारी चेक कर दो। ये तो वास्तविकता बताई जाए ना तो इतना आसान होता नहीं किसी कुंडली अध्ययन करना, उसमें आपको 4-5 घंटे देने पड़ते हैं, तो उसका शुल्क होता है, और मैं वो लेता नहीं हूँ, मेरे इतना समय होता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को देखें और समझें, इसे और अध्ययन करना स्टार्ट करें। शुरुआत पंचांग से होती है, मैं पंचांग पढ़ के बताता तो और समय लग जाता है आपको, क्योंकि
पंचांग क्या है, उसके अंदर कौन कौन से योग हैं, सारी चीज़ें पढ़ना फिर बताना, वीडियो लंबा हो जाता है, उतना समय लोगों के पास होता नहीं है। मेन एम जो वीडियो का था वो ये था कि किस प्रकार से IPS मैडम बनी, कौन कौन से ग्रह योग थे वो मैंने आपको बता दिया, मंगल सूर्य, ठीक है, और शनि और गुरु बृहस्पति का आपस में संबंध होने से IPS बनी। शादी एक मतलब काफ़ी एज उनका डिफरेंस था, वो क्यों था, शनि की दसम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, इसलिए वो आया। और शादी में हाहाकार मचा रहा क्योंकि सूर्य मंगल बैठे थे, उसके बाद केतु और शनि की दृष्टि भी थी। तो ये जो कुछ मूल बातें थी मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।